जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तब फर्स्ट ईयर में मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। बिहार का रहने वाला था, बिहार के एक गांव का। अगले 3 सालों में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई और आज भी है। और मैं दुआ करूंगा कि आज वो मेरी कहानी ना सुन रहा हो। एक रोज़ हम 4 दोस्त बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि आगे कौन क्या करेगा, कौन कौन से पेशे में जाएगा। मेरी ईमानदारी से मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा आगे फ्यूचर क्या है। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। कॉमेडियन बनना था, घर वाले जाने नहीं देते। क्रिकेटर बनने का जुनून था, पर टैलेंट वैसा था नहीं। तो खैर सब एक दूसरे की बात कर रहे थे। मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि तुम क्या बनोगे, और ये सच्ची कहानी आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा। तो मैंने कहा कुछ खास वजह? उसने एक कहानी सुनाई। वो हूबहू कहानी पहले आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि जब उसकी उम्र 8-9 साल थी, उसके चाचा की शादी थी। बारात उसके गांव से दूर दूसरे गांव में जानी थी। सारे घर वाले बारात में गए, वो खुद भी गया। लेकिन जो उसके दूसरे चाचा थे, एक छोटे, वो किसी वजह से उस शादी में शामिल नहीं हो सके और वो उसी गांव के एक घर में उस रात रुके रह गए। वजह यह थी कि कुछ फैमिली का झगड़ा था, मैटर था। अब ये लोग सब बारात में चले गए, उसके बाद लौट कर आ गए, सब कुछ ठीक ठाक। 4 दिन के बाद उनके घर पर पुलिस आती है और पुलिस उसी छोटे चाचा को, जो उस बारात में उस रात नहीं गए, पूछती है कहाँ है। घर वाले हैरान परेशान, और सब शरीफ फैमिली, पढ़े लिखे। तो मेरे उस दोस्त के फादर वो पुलिस वाले से पूछते हैं कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक पुलिस वाला अचानक मेरे दोस्त के उस फादर को थप्पड़ मार देता है। 8-9 साल का ये लड़का, जो उस वक्त जिस दोस्त की कहानी सुना रहा हूँ, उसके लिए उसकी पूरी दुनिया, पूरी इज्जत, पूरी मर्यादा, मतलब उसका आइडियल उसके पिता थे। वो उन्हीं जैसा बनना चाहता था। और उसी बच्चे के सामने पुलिस वाले उसके उसी पिता को, जो उसकी पूरी दुनिया, जिनके बारे में वो कुछ सोच भी नहीं सकता था, एक थप्पड़ मार रहा है। सिर्फ एक थप्पड़ मारा, लेकिन उस लड़के के दिल में यह बात घर कर गई। खैर बाद में 2-3 दिन के बाद यह हुआ कि असल में वहाँ कत्ल हुआ था और शक ये था कि कातिल यहीं लोकल है। कुछ लोगों को पकड़ा और फिर ये हुआ कि उनमें से किसी एक ने, जो उसका जो पकड़ा, वो उसकी दूर की दोस्ती थी इसके छोटे चाचा के साथ। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि इस घर में शादी है और सभी गए और सगे भाई की शादी में वो नहीं गया। तो पुलिस को और शक हुआ और इसीलिए वो आए थे उसे उठाने। हालांकि बाद में असली कातिल पकड़े गए, इसके छोटे चाचा को कुछ हुआ नहीं और वो अभी भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि जिस दिन मेरे पिता को थप्पड़ मारा, तब मैंने तय किया था कि मुझे पुलिस वाला बनना है। गुस्से में, हालांकि उस वक्त उसने ये भी कहा था कि मैं बदला लेने के लिए बनना चाहता था। लेकिन खैर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तब उसने कहा कि अब क्या बदला लेना, लेकिन हाँ, वो चीज़ छोड़ूंगा नहीं, बनूंगा पुलिस अफसर। और बाद में उसने यूपीएससी तो क्लियर नहीं कर पाया, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और अभी बिहार पुलिस में काम कर रहा है। ये कहानी इसलिए सुनाई शुरू में आपको कि एक 25 साल का लड़का, उसके पिता को पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उठाकर ले गए। उसे पता चलता है, वो थाने जाता है। जब थाने जाता है तो देखता है उसके पिता को एक पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है। बेटे के सामने उसके पिता को पुलिस वाले बेइज्जत करके थप्पड़ मार रहे हैं, उससे रहा नहीं जाता। जिस कांस्टेबल या जिस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा उसके पिता को, वो जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उस लड़के का हाथ उस पुलिस वाले के गिरेबान तक पहुंच जाता है। खाकी वर्दी का एक बटन टूट जाता है। जैसे ही ये होता है, वहाँ आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों को गुस्सा आता है और इसके बाद अब बाप को छोड़कर सब बेटे पर टूट पड़ते हैं। ये सिलसिला फिर पूरी रात चलता है। पुलिस लॉकअप के अंदर 10 पुलिस वाले एक साथ 2 लोगों पर कहर बनकर टूटे हुए थे, कभी डंडों से, कभी लातों से, कभी जूतों से। आलम यह कि जिस्म पर इतने जख्म के हर जख्म से खून रिस रहा है। पूरी रात पिटाई के बाद दोनों बदहवा से सुबह, खून से कपड़े रंग चुके। बाहर घर वाले पुलिस वालों से दुहाई दे रहे कि छोड़ दो, बेकसूर लोग हैं। पुलिस वाले मानते नहीं, बल्कि हड़का कर एक से कहते हैं अच्छा जाओ कपड़े ले आओ दोनों के। फिर दोनों के कपड़े मंगाए जाते हैं, कपड़े डार्क कलर के, ताकि खून के निशान छुप जाए। अमूमन काले कपड़ों में लाल खून दिखाई नहीं देता, पानी का धब्बा नजर आता है दूर से। घर वाले वो कपड़े लाते हैं, पुलिस वाले उन दोनों बाप बेटों को पहनाते हैं। सहारा देकर उनसे चला नहीं जा रहा, गाड़ी में डालते हैं
और फिर कोर्ट पहुंचते हैं ताकि उनके रिमांड ली जा सके। इत्तेफाक से कोरोना 2020 की बात है, 2 गज की दूरी थी। पहली बार जब कोरोना का दौर था 2020 में, पहला जो फेज था, लोग डरे हुए थे कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि इंसान को इंसान के करीब आने से लग जाती है और वो मर जाता है। तो जब कोर्ट ले गए तब कोर्ट में भी ये था कि आमने सामने सुनवाई हो नहीं रही थी। तो जज साहब के घर पहुंचे ये पुलिस वाले। जज साहब अपनी पहली मंजिल पर घर के खड़े हुए हैं। नीचे बाप बेटे को लेकर पुलिस उतरती है, नीचे से आवाज़ देती है, जज साहब ये दोनों बाप बेटे हैं, इन्होंने कोरोना के नियम का उल्लंघन किया है, पुलिस पर हाथ उठाया है, पुलिस से बदतमीजी की है, तो इनको आप पुलिस हिरासत दे दीजिए। जज साहब ऊपर से देखते हैं, कहते हैं ठीक है। उसके बाद नीचे एक बंदा जाता है घर में, एक पुलिस वाला, उस रिमांड पेपर पर जज साहब ऊपर से ही पहली मंजिल से साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद अब पुलिस के पास एक अधिकार था, चलो दोनों को फिर से ले चलो, और फिर से पिटाई करते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब उसके बाद उसे एक सब जेल भेज देते हैं। हालत इतनी ख़राब थी दोनों की कि इन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। इससे पहले जब जज साहब से रिमांड लेते हैं तो जज साहब पूछते हैं कि इनका मेडिकल कराया। पुलिस वाले कहते हैं हाँ साहब कराया, ये रहा इनके फिट होने का सर्टिफिकेट नीचे से एक पुलिस वाला लेकर जज साहब को पहली मंजिल पर देता है। जज साहब देखते हैं, कहते हैं दोनों फिट है, और पुलिस रिमांड का ऑर्डर पास कर देते हैं। बिना मेडिकल चेकअप के अब बाप बेटे जेल में। दर्द और जख्म इतना था कि वो एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगली सुबह पहले बेटे की मौत होती है, उसके अगले दिन 24 घंटे बाद बाप की। दोनों जेल के अंदर दम तोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही ये खबर आती है तब एक तूफान आता है, फिर इंक्वायरी होती है, बहुत कुछ होता है। और अब जो खबर आप सुन रहे हैं लगातार कि 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई, ये उन्हीं 2 बाप बेटों की कहानी है। जिस जज ने ये फैसला सुनाया, सलाम है उनको। उन्होंने कहा कि उम्र कैद की सज़ा बनती नहीं है, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा में कई बार बीच में ये बाहर निकल आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे केस के दौरान कभी 9 लोगों को ज़मानत नहीं मिली, इसलिए बाहर निकल कर ये कुछ खेल नहीं कर पाए। और सबूत ऐसा कि 9 सीनियर पुलिस वालों को फांसी के तख्ते तक ले जाने के पीछे उसी थाने की एक कमज़ोर, सबसे कमज़ोर पुलिस वाली, एक हेड कांस्टेबल, जिसकी गवाही और जिसके जिगर और जिसके बेखौफ होने की वजह से ये इंसाफ हो पाया। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसके कुल 4 अलग अलग किरदार हैं। एक है 10 पुलिस वाले, उनमें से एक की मौत हो गई उसी कोरोना की वजह से, बाकी बचे 9। एक उसी थाने की महिला हेड कांस्टेबल जिसने एक मिसाल कायम की, और 2 जज। एक वो जज जिन्होंने अगर 20 नवंबर 2020 की सुबह एक बार मेडिकल रिपोर्ट देख लेते या करीब से उन बाप बेटों पर नज़र दौड़ा लेते, उनके कपड़ों पर ढंग से नज़र दौड़ा लेते, तो शायद उस वक्त बाप बेटे को अस्पताल में असर हो जाता, दोनों बच जाते। लेकिन कोरोना ने सबको डराया था, जज साहब भी शायद डरे होंगे, और इसीलिए उन्होंने बिना देखे हुए पुलिस रिमांड पर दस्तखत कर दिया और सौंप दिया उन जल्लादों को, उन कातिलों को जिन्होंने उन दोनों का यह हाल किया था। एक महिला हेड कांस्टेबल जिसके थाने में उसके 10 सीनियर अफसर हैं, पूरा का पूरा थाना इस महिला हेड कांस्टेबल को छोड़ दे, उसकी नज़रों के सामने एक बेकसूर बाप बेटे को, जिनके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि इन्होंने कोरोना में कर्फ्यू के नियम को तोड़ा है, इसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, इस कदर जुल्म ढाए कि सुनकर आप बेचैन हो जाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जख्म और बड़ा जिगर उस महिला हेड कांस्टेबल का, रेवती जिसका नाम है, जिसके सारे सीनियर एक साथ थाने की छत के नीचे 2 बेकसूर लोगों पर तमाम जुल्म ढा रहे हैं, डंडों से, हाथों से, घूंसों से, लातों से, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर। और वो कह रही है छोड़ दो, इनका कोई बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन जानते हैं पुलिस वालों ने ये क्यों किया था? क्योंकि उन्हें ये सर्टिफिकेट मिला हुआ था और ये उनकी सोच थी कि वर्दी और उनसे लोग डरें, वो जहाँ से गुजरे सलाम करें। इस वर्दी की इज्जत विज्जत का मतलब नहीं है, बस इससे खौफ खाएं और इस वर्दी के पहनने वालों से आंखों में आंखें डालकर बात न करें, गिरबान पे हाथ
डालना तो बहुत दूर की बात है। तो वो इस वर्दी की दहशत और खौफ को दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से एक बेगुनाह बाप बेटे की जान चली गई। कमाल है उस रेवती का। इन्हीं 10 पुलिस वालों ने जब तक 10वां भी जिंदा था, हर तरीके आजमा लिए कि हेड कांस्टेबल को चुप कराया जाए, रिश्वत से लेकर धमकी तक। और इसमें कई बड़े पुलिस वाले भी शामिल हुए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था एक थाने का मामला है, पुलिस बिरादरी की ही बेइज्जती होगी। लेकिन रेवती ने सिर्फ अपने घर वालों से बात की, अपने पति और अपने पेरेंट्स से, और उसने कहा मेरी नज़रों के सामने मैंने थाने के अंदर कानून टूटते हुए देखा है, तार तार होते हुए देखा है। क्या मुझे गवाही देनी चाहिए? क्या मुझे सच बोलना चाहिए? घर वाले रेवती ही जैसे। उन्होंने कहा खामोश रहोगी तो फिर वर्दी पहनने का हक नहीं है तुम्हें। रेवती को यहाँ से एक रास्ता मिला। उसने तय किया कि वो सच बताएगी, और इकलौती रेवती थी, अगर वो सच न बताती तो अभी जो ये फैसला आया है 2 दिन पहले, 9 पुलिस वालों को सजाए मौत, फांसी का, आप शर्तिया यकीन मानिए इनमें से एक को भी सज़ा नहीं होती, क्योंकि जेल के अंदर की हर कहानी पलट चुकी होती, क्योंकि कोई गवाह तो होता नहीं। लेकिन उन्हीं पुलिस वालों के बीच एक पुलिस वाली एक चश्मदीद बनकर उभरी, और उसने स्टेप बाय स्टेप 19 नवंबर की उस रात की पूरी कहानी जज के सामने खड़े होकर सुनाई, ये जानते हुए भी कि इससे उसके पति को भी खतरा है, उसके 2 बेटियों को भी खतरा है, उसके पेरेंट्स को भी खतरा है, क्योंकि वर्दी वाले बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन वो अपने सीनियर पुलिस अफसरों की भी उसने नहीं सुनी, और वही किया जो एक ईमानदार पुलिस अफसर का काम होता है। सलाम है रेवती जैसी पुलिस वालियों को। एक कहानी है 19 नवंबर 2020 की। तमिलनाडु में एक जगह है सताकुलम। सताकुलम में ही पी जयराज, 61 साल की उनकी उम्र, और इनका एक बेटा 31 साल का बेनिक्स की एक इसी सताकुलम इलाके में मोबाइल शोरूम था उसका। 20 नवंबर 2020 में आपको बता रहा हूँ, कोरोना दस्तक दे चुका था, और आपको याद होगा साउथ इंडिया से ही कोरोना की पहली शुरुआत हुई थी, केरल से। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन से पहले कुछ कर्फ्यू लगाए गए जहां जहां केसेस ज़्यादा थे, और उसमें तमिलनाडु भी था, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग गल्फ से आए थे। तो फिर ये हुआ कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। 25 के बाद तो एक तरह से पूरी तरह ही दुकानें बंद हो गई थी, बाद में 2020 में। तो कहानी यह है कि ये दुकान पुलिस के हिसाब से, पुलिस का वर्जन है कि 7:30 बजे भी खुली हुई थी, जबकि 7 बजे बंद होनी थी। कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने, दुकान पे बैठे थे जयराज, उनको उठाया, अपने साथ थाने ले गए। जब थाने ले गए, इधर कुछ देर के बाद उनका बेटा बेनिक्स पहुंचा अपने शोरूम में, तो देखा पिताजी है नहीं। दुकान के स्टाफ ने बताया कुछ पुलिस वाले आए थे और पुलिस वाले उनको लेकर चले गए। बेटा ये सुनते ही थाने पहुंचता है, और जब वहाँ जाता है तो पहली बार देखता है कि उसके पिता के ऊपर कई पुलिस वाले टूटे हुए हैं और पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं। और तब वो अपने पिता को बचाने के लिए एक पुलिस वाले को पहले रिक्वेस्ट करता है, फिर वो थप्पड़ मारने जा रहा है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में उसका हाथ उस पुलिस वाले के गिरेबान तक चला जाता है और उसके शर्ट की एक बटन टूट जाता है। बस इसके बाद अब बेनिक्स की बारी थी। अब बाप बेटे पूरी रात कस्टडी में रहते हैं। उस वक्त तक रेवती अपने घर पर थी, करीब नाइट ड्यूटी थी उसकी। 9 बजे वो थाने आती है। जब थाने आती है तो उसे बहुत शोर सुनाई देता है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि आधा पुलिस स्टेशन उस वक्त एक कमरे में है, और जहाँ 2 लोग हैं, दोनों फर्श पर हैं, फर्श खून से लाल है, और वो पुलिस वाले उस पर टूट रहे हो। थोड़ी देर के बाद देखती है कि बाकी पुलिस वाले भी आए, और फिर वो भी उसी तरीके से उन दोनों को मार रहे हैं। वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बीच बीच में निढाल हो रहे हैं, खून इस कदर बह रहा है कि रेवती से देखा नहीं जाता। और वो फिर अपने सीनियर से कहती है कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे, छोड़ दीजिए। फिर एक से पूछती है क्या हुआ, तो कहता है पुलिस वाले पर हाथ उठा रहा था। रेवती बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि उनको पानी के लिए भी पूछती है, पुलिस वाले उसे हड़का देते हैं। बहता खून रेवती से देखा नहीं जाता, और जिस तरीके से उस पर जुल्म हो रहा था वो देखा नहीं जाता। पुलिस वाले अपने बूटों से उनके दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर रहे थे। इसके बाद बाल पकड़कर डंडों से कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारते रहे। रेवती उस कमरे से बाहर आई, कोशिश कर रही थी कि चीखों की आवाज़ उसके कानों तक ना आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, और वो पूरी रात उन बाप बेटे की चीखों को सुनती रही। इधर जब दोनों नहीं पहुंचे घर, तो अब
इनकी